हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन से। और इस टॉपिक से जो है आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो क्वेश्चंस आते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी में वो किस हिसाब से पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लोस्ट्रिडियम। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोस्ट्रिडियम। और आपको पता होना चाहिए ये है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ओके, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। अब देखिए इससे क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे पूछा जाता है। सबसे पहली बात कि ये ग्राम पॉजिटिव तो है, ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ये है स्पोर फॉर्मिंग। क्या है? स्पोर फॉर्मिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्लासिफाई। क्या आता है? पहला क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी में आता है, क्लासिफाई ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई। क्लासिफाई ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई। राइट फ्रेंड्स, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि ये जो है आपका ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में एक आता है आपका क्लोस्ट्रिडियम। और इस क्लोस्ट्रिडियम में भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस। क्या नाम है? क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस, जो क्या कॉज करता है? फूड पॉइजनिंग। क्या कॉज करता है? फूड पॉइजनिंग। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है फूड पॉइजनिंग के ऊपर। और फूड पॉइजनिंग में भी स्पेशली अगर पूछा जाए तो ये आपको कहेगा कि जो आपकी मतलब एक केस है जो फूड पॉइजनिंग का केस है, तो आप उस फूड पॉइजनिंग के केस को कैसे डायग्नोसिस करेंगे और कैसे हैंडल करेंगे। सो हाउ यू विल आइसोलेट ए केस, आइसोलेट और डायग्नोसिस एक केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। ओके, फूड पॉइजनिंग कि आप कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे और कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे। एक तो ये हो गई। तीसरी क्वेश्चन जो आपकी आती है, जैसे हमने बात करी डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं इसके, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट शो करता है, उसका नाम है, एक है नेगलर रिएक्शन, NAGLER, नेगलर रिएक्शन। और देखो दूसरा क्या है, एक तो आपने पढ़ा होगा पहले कैम्प टेस्ट, और दूसरा यहाँ पे है रिवर्स कैम्प टेस्ट, जो बटरफ्लाई अपीयरेंस होती है उसकी सारी बात करेंगे अभी हम लोग। तो अभी आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। रिवर्स कैम्प टेस्ट। Okay friends, so these can be the questions that can come in your university exams either in a short note of Naegler reaction or reverse chem test, or as a long question to classify the gram positive spore forming bacilli and detailed study and detailed diagnosis of the case of food poisoning and its management, and the whole diagnosis that will include the Naegler and reverse chem reaction। तो चलिए हम लोग सबसे पहली चीज स्टार्ट करेंगे क्लोस्ट्रिडियम की इंट्रोडक्शन एंड इसकी क्लासिफिकेशन से कि स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई में कौन कौन से बेसिलाई आते हैं, और अगर स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई में अगर क्लोस्ट्रिडियम की कोई स्पीसीज आती है तो वो कौन सी स्पीसीज है जो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सारी चीज को पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेगुलर रिएक्शन एंड रिवर्स कैम टेस्ट को भी पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर द होल वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लोस्ट्रिडियम की क्लासिफिकेशन में। और क्लोस्ट्रिडियम की क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने कैसे देखने वाले हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लासिफाई द ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई। क्लासिफाई ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई। ओके, तो इस हिसाब से आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है। तो क्लासिफिकेशन में आपको जो है स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई है, ग्राम पॉजिटिव है, और उसको भी जो आगे क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनारोब्स, ऑन द बेसिस ऑफ एरोब्स एंड एनारोब्स, एरोब्स एंड एनारोब्स। मतलब कौन? एनारोब्स, ये जो है ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है, और बेसिलस जो है आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में।
तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इफ इट इज एरोब्स इट विल बी कॉल्ड एज द बेसिलस, मतलब एरोबिक कंडीशन में बेसिलस ग्रो करेगा। और दूसरी जो है क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज है, जो क्या होती है, एन एरोब्स होती है। तो अब बेसिलस में आपका जो है दो स्पीसीज है मेनली, वो दो स्पीसीज है आपकी बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस क्या है, क्या कॉज करती है, एंथ्रेक्स। बेसिलस एंथ्रेसिस कॉज करती है एंथ्रेक्स। और दूसरा है बेसिलस सीरियस, क्या है, बेसिलस CERUS, बेसिलस सीरियस, ओके, CEREUS, बेसिलस सीरियस। ये कॉज करता है फूड पॉइजनिंग के लिए, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। एक तो ये हो गया यहाँ पे कि एरोब्स एंड एरोब्स के बेसिस पे आपका बेसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज है। अब एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स कॉज करता है, बेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। हम लोग सीधा फूड पॉइजनिंग की तरफ जाएंगे कि फूड पॉइजनिंग के लिए कौन कौन सा आपका जो है क्लोस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया है, उसकी कौन कौन सी स्पीसीज फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको कैसे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारी ओवरऑल बात करेंगे। तो अब क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला आपका क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, और वो क्लोस्ट्रिडियम टेटानी क्या कॉज करता है, टेटनस, टेटनस, ओके, टेटनस कॉज करता है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। और दूसरी ग्रुप है उसमें आपका आता है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस, क्लोस्ट्रिडियम हिस्टोलाइटिकम, क्लोस्ट्रिडियम फाइलेक्स एंड क्लोस्ट्रिडियम स्पोरोजेंस। कौन कौन सा, परफ्रिंजेस, हिस्टोलाइटिकम, फाइलेक्स एंड स्पोरोजेंस। ये जो कॉज करती है, दिस कॉजेज गैस गैंग्रीन। क्या कॉज करती है, गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, ओके। अब नेक्स्ट देखिए तीसरी ग्रुप है जिसमें आती है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस। क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस में जो आती है सबसे पहली टाइप ए, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस टाइप ए। दूसरी आती है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस टाइप सी। तीसरी है क्लोस्ट्रिडियम बोटलिज्म, राइट, ये सारे हैं। अब देखिए इसमें से भी क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस टाइप ए जो है ये कॉज करती है आपकी फूड पॉइजनिंग। मिल गया, कौन मिल गया, जिसके बारे में हमें आज पूरी डिटेल स्टडी करनी है, किसकी, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस टाइप ए, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फूड पॉइजनिंग के लिए। और यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस टाइप सी है। दूसरा एक है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो कॉज करती है बोटुलिज्म, जो कॉज करती है बोटुलिज्म, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए आपको याद करना पड़ेगा, जब मैंने भी याद किया था तो मुझे काफी चीजें याद थी, बट मैं आज फिर से मैंने इसको रिकॉल किया है, कोशिश किया है रिकॉल करने का। तो मैंने भी आज फिर से पढ़ा था इसको, तभी जाके मैं भी इसको लिख पा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी बार बार जो है इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं स्पेशली कुछ ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, आप लोग अगर बना सकते हैं तो बनाइएगा। मेरे से तो ट्रिक नहीं बन पाता इन चीजों का, तो आप लोग अगर बन सके तो बना लीजिएगा। बट ओवरऑल आपका जो क्या आता है कि फूड पॉइजनिंग के लिए कौन कौन सा स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है और उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे पहला जो एरोब्स था, उस एरोब में भी बेसिलस सीरियस रिस्पॉन्सिबल था फूड पॉइजनिंग के लिए, और दूसरा आपका क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस टाइप ए रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए, ओके। और आपको टेटिनाई के बारे में पता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटिनाई टेटनस कॉज करता है, और ये सारी हिस्टोलाइटिकम फॉलेक्स एंड स्पोरोजेंस ये कॉज करता है गैस गैंग्रीन को। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब जो है हम लोग स्पेशली बात करेंगे क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस की, राइट, और उसमें भी इसकी डायग्नोसिस, मतलब वी विल टॉक अबाउट द केस ऑफ द फूड पॉइजनिंग, दैट हाउ वी विल डायग्नोसिस द केस, ओके। उसके बाद में हम लोग इसके साथ साथ नेगुलर रिएक्शन और कैम्प टेस्ट को पढ़ने वाले हैं, ओके, रिवर्स कैम्प टेस्ट को। चलिए तो क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज की जो है डिटेल स्टडी करते हैं। क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस की डिटेल स्टडी करेंगे मेनली। तो क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस आपको पता है, अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो ये कैसा था, ये था ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और इसके साथ साथ ये क्या था, स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मिंग। और अगर इस एरोब्स एंड एनारोब्स की बात करें तो आपका एक तो बेसिलस था, दूसरा क्लोस्ट्रिडियम
क्लस्ट्रिडियम स्पीसीज था, तो क्लस्ट्रिडियम स्पीसीज क्या था, एनएरोबिक था, एनएरोबिक था। ओके, आप लोग एक बार क्लासिफिकेशन फिर से देखिए जो मैंने अभी पढ़ाया है। ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एनएरोबिक बेसिलाई कौन है, क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस। ओके, एक तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी होगी। अब फिर वही क्लासिफिकेशन में देखिए कि क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की जो जो स्पीसीज थी उनमें से तो एक आपका फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और दूसरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, गैस गैंग्रीन के लिए। गैस गैंग्रीन के लिए मतलब काउस क्या करता था, फूड पॉइजनिंग एंड गैस गैंग्रीन। तभी तो हम लोग डायग्नोसिस करने वाले फूड पॉइजनिंग का कि कैसे हम लोग इस केस को हैंडल करेंगे। तो ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन हो गई। दीज आर द ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एंड एरोबिक बेसिलाई एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग एंड गैस गैंग्रीन। अब देखिए, अब इस क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड। बहुत ही इजी वे में बताएंगे आपको इसकी क्लासिफिकेशन, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड दिस क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस कैन बी, और दिस क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस कैन हैव फ्लोइंग स्ट्रेंथ्स। और वो स्ट्रेंथ्स कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ये 5 स्ट्रेंथ्स हैं। अब उन स्ट्रेंथ्स का यहाँ पे नाम लिखेंगे और कौन कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेन की अगर बात करें तो टाइप ए स्ट्रेन, टाइप बी स्ट्रेन, टाइप सी स्ट्रेन, टाइप सी हो गया, टाइप बी स्ट्रेन, और क्या होगा, टाइप ई स्ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्रेन है, कौन कौन से, 5 स्ट्रेन है ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड। और वो टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसका नाम क्या क्या दिया गया वो देखिए। सबसे पहली टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होती है टाइप ए स्ट्रेन से, उसका नाम दिया गया अल्फा टॉक्सिन। क्या, अल्फा टॉक्सिन। ओके, बहुत इजी है, देखिएगा ध्यान से। दूसरी टॉक्सिन्स जो टाइप बी स्ट्रेन से प्रोड्यूस होती है वो कौन कौन सी है, इसमें है अल्फा, इसके बाद बीटा, और तीसरी एप्सिलॉन। आप लोग अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अल्फा, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा, और आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन। ओके, तो ये 3 टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है टाइप बी स्ट्रेन से। अब दूसरी कौन सी, टाइप सी स्ट्रेन से। टाइप सी स्ट्रेन से प्रोड्यूस होगी अल्फा एंड बीटा, ये दोनों वाले, अल्फा एंड बीटा टॉक्सिन। ओके, अब आगे और देखिए, ये दोनों आ गई अल्फा बीटा। अब बचा कौन, अल्फा एंड एप्सिलॉन। कौन, अल्फा एंड एप्सिलॉन। तो टाइप बी स्ट्रेन से प्रोड्यूस होगा अल्फा एंड एप्सिलॉन, अल्फा एंड एप्सिलॉन। कैसे लिख सकते हैं, अल्फा या एप्सिलॉन टॉक्सिन, राइट। एक ये हो गई। अब एक और बचा टाइप ई स्ट्रेन। टाइप ई स्ट्रेन में एक नया टॉक्सिन का नाम आता है, देखिएगा। एक तो अल्फा आपका रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, अल्फा। दूसरी टॉक्सिन का नाम दिया इन्होंने आयोटा, आयोटा। उस आयोटा को कुछ इस तरह से शायद डिनोट करते हैं, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या, बहुत इजी था, क्या था, on the basis of toxins produced, these Clostridium species can be classified in 5 strain or 5 types. That is type A, B, C, D and E strain. Type A अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, टाइप बी अल्फा बीटा एंड एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेगा, टाइप सी अल्फा एंड बीटा प्रोड्यूस करेगा, टाइप डी अल्फा एंड एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेगा। टाइप डी हो गया अल्फा एंड एप्सिलॉन। अब टाइप ई में एक नया आता है अल्फा एंड आयोटा। ओके, तो ये आपका क्या है,
स्टेंस है, और ये सारे मिलके क्या कॉज कराएंगे, ये सारे मिलके फूड पॉइजनिंग एंड गैस गैंग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो एक तो ये देख लिए। अब देखिए आगे हम लोग जो है इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें थी। अगर ये आप लोग को याद है तो आप लोग काफी चीजें इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग नेगलर रिएक्शन और रिवर्स कैम्प टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दीज केसेस ऑफ द फूड पॉइजनिंग। मतलब इस स्पीसीज को, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस की स्पीसीज कैसी स्पेशल रिएक्शन शो करती है, वो क्लोस्ट्रीडियम मतलब नेगलर रिएक्शन और एक रिवर्स कैम्प टेस्ट, ये दोनों पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर ओवरऑल डायग्नोसिस हम लोग आगे और बात करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं इसका नेगलर रिएक्शन का। ओके, चलिए अब जो है हम लोग नेगलर रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि अगर इससे भी कोई क्वेश्चन आप लोगों का आए तो बहुत ही आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं जो है इसी डायग्राम में पूरे नेगलर रिएक्शन को समझा दूंगा, और आप लोग इसी के बेस पे अपनी थ्योरीज भी इजीली लिख सकते हैं। तो नेगलर रिएक्शन में होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो नेगलर रिएक्शन यूज करते हैं आपकी कौन सी स्पीसीज के लिए, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के लिए। किसके लिए? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि इस क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस को कौन से मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। वो मीडियम जो होती है जिसमें अगार होती है, फिल्डीज डाइजेस्ट होती है और ह्यूमन सीरम होती है। देखिए एक बार जो है पहले इन चीजों को थोड़ा सा लिखते हैं और साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस को हम लोग ग्रो कर सकते हैं कौन से मीडियम में, जिसमें अगार, फिल्डीज डाइजेस्ट एंड ह्यूमन सीरम होगा। उसमें से जो अगार होगा वो कितना परसेंट होगा, 6% अगार होगा, फिल्डीज डाइजेस्ट होगा आपका 5% और ह्यूमन सीरम होगा 20%। ये होगा इस मीडियम में जिसमें क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस को ग्रो कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज नहीं लेना है तो आप एक चीज ले सकते हैं, वो है एग योक। और वो ये एग योक कितना परसेंट लेना है आपको, 5%। तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस को ग्रो करने के लिए आपने जो मीडियम लिया है वो मीडियम कौन सा है आपका, जिसमें अगार, फिल्डीज डाइजेस्ट एंड ह्यूमन सीरम होगा 6, 5, 20% में, और एग योक होगी 5% में। अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। ह्यूमन सीरम है मतलब कहीं ना कहीं इसमें ब्लड होगी। तो आप जो है, जो आपके बुक में जो डायग्राम दिया गया है वो कैसे दिया गया होगा, ये जो आपका बैकग्राउंड होगा वो आपका रेड कलर में दिया है, रेड बैकग्राउंड में होगा, ताकि जो है आपका रेड दिखे। और दूसरी चीज जो है आपका क्या है, जो ये मैंने बनाया है ये क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज है, यानी क्लोस्ट्रीडियम की कॉलोनीज है। ये जो है आपके बुक में दिखाया है, क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज जो है आपकी जो है रेड कलर में दिखाया है, मतलब या आप एक कलर इसमें ले सकते हैं। और दूसरी जो है ये यहाँ पे मैंने कुछ ओपेसिटीज दिखाया है, ये ओपेसिटीज दिखाया है, ये आपके बुक में व्हाइट कलर में दिखाया हुआ है, राइट। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे पूरे इसको समझिए अच्छे से, क्या कि जो नेगलर रिएक्शन होती है उसमें किसके लिए यूज करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के लिए, और इसमें ये मीडियम यूज होती है। और उसके बाद में इस मीडियम में इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या करना होगा, इस मीडियम में एक एंटीबायोटिक का ऐड कर सकते हैं, वो है एंटीबायोटिक नियोमाइसिन सल्फेट। नियोमाइसिन सल्फेट क्या करेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है ये एरोबिक जो मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था एनारोबिक बेसिलाई है। तो नियोमाइसिन सल्फेट क्या करेगा, इस एनारोबिक बेसिलाई को प्रमोट करेगा ग्रो करने के लिए। और दूसरे एरोबिक जो आपका बेसिलस एंथ्रेसिस वाला था, बेसिलस सीरियस वाला था, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। मतलब इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर एरोब्स। मतलब इट विल प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ दीज एनारोबिक बेसिलाई ओनली। अब देखो उससे क्या हुआ। अब एक चीज और देखो, आपको पता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस जो आपकी मतलब एंटीटॉक्सिन या टॉक्सिन रिलीज करती है, ना, और वो टॉक्सिन के बेसिस पे हमने इसको आपका क्लासिफाई किया था टाइप
ए बी सी डी ई में क्लासिफाई किया था हमने इसके टॉक्सिन्स के बेसिस पे। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक तरफ हमने लिया जहां पे हमने क्या किया, एक तरफ ये भी आपका क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की स्पीसीज है, इधर भी क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की स्पीसीज है, और इस पूरे प्लेट में हमने नियोमाइसिन सल्फेट का यूज किया ताकि कोई अदर बैक्टीरिया इसमें ग्रो नहीं करे, सिर्फ क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस ग्रो करे। अब इसके हाफ प्लेट में हमने एंटीटॉक्सिन लिया है और हाफ प्लेट में एंटीटॉक्सिन नहीं लिया है, एंटीटॉक्सिन नहीं लिया है। मतलब इसमें क्या है, एंटीटॉक्सिन है, देखिए इसमें एंटीटॉक्सिन है, और आपको पता होना चाहिए इस एंटीटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगा कौन सा, टाइप ए की जो है अल्फा टॉक्सिन थी, क्या थी, अल्फा टॉक्सिन थी, वो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों, एंटीटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है टाइप ए से, और टाइप ए से रिलीज हो रहा था अल्फा टॉक्सिन। अब अल्फा टॉक्सिन ने इस एंटीटॉक्सिन को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, मतलब इसके सराउंडिंग में और कोई ग्रोथ नहीं होगी, मतलब इसके सराउंडिंग में कोई भी ओपेसिटी जो मैंने इधर आगे बनाया है, ये ओपेसिटी व्हाइट कलर की ओपेसिटी नहीं दिखेगी। अब आगे और देखिए कि ओपेसिटी दिखती क्यों है, वो ओपेसिटी क्यों दिखती है। देखिए जो आपका एंटीटॉक्सिन मतलब जो टॉक्सिन था, जो अल्फा टॉक्सिन था, वो रिलीज हो रहा था, और उस अल्फा टॉक्सिन एक एंजाइम का काम करती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं लेसिथिनेज सी। ये लेसिथिनेज सी क्या करता है, लेसिथिन को कन्वर्ट करता है फोस्फोराइल कोलिन एंड डाइग्लिसराइड में, किसमें, फोस्फोराइल कोलिन एंड डाइग्लिसराइड में। और ये डाइग्लिसराइड क्या है, लिपिड है, ये डाइग्लिसराइड लिपिड है। ये नॉर्मली कन्वर्ट हो रही है लेसिथिन फोस्फोराइल कोलिन एंड डाइग्लिसराइड में, जो कि लिपिड है। अब हुआ ये कि एक तरफ हमने एंटीटॉक्सिन लिया, मतलब वो एंटीटॉक्सिन क्या करेगा, इस एंजाइम को, लेसिथिनेज को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ये जब लेसिथिनेज को इनहिबिट करेगा तो लेसिथिन कन्वर्ट नहीं होगा फोस्फोराइल कोलिन एंड डाइग्लिसराइड में, मतलब लिपिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और जब ये लिपिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसके सराउंडिंग भी व्हाइट ओपेसिटीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो ये व्हाइट ओपेसिटी डेवलप हो रही थी, ये व्हाइट ओपेसिटी लिपिड की लेयर थी, क्या थी, लिपिड की लेयर थी। दिस व्हाइट ओपेसिटी वाज ड्यू टू द लिपिड लेयर, लिपिड लेयर के कारण वहां पे व्हाइट ओपेसिटी डेवलप हो रही थी। क्योंकि इस पार्ट में एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है, मतलब वो एंटीटॉक्सिन क्या किया, लेसिथिनेज को कन्वर्ट नहीं होने दी, मतलब लेसिथिन को कन्वर्ट नहीं होने दिया लिपिड में, और लिपिड में कन्वर्ट नहीं होने दिया, मतलब इस पार्ट में क्या होगा, व्हाइट ओपेसिटी डेवलप नहीं होगी, व्हाइट ओपेसिटी डेवलप नहीं होगी। उसको और कैसे समझ सकते हैं कि इसमें जो अल्फा टॉक्सिन था, उस अल्फा टॉक्सिन ने इस एंटीटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर दिया, और वो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कैसे हुई, ऐसे हुई कि अल्फा टॉक्सिन जो है लेसिथिन को कन्वर्ट नहीं होने दिया, उसने क्या किया, अल्फा टॉक्सिन ने इस लेसिथिनेज को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, मतलब इस एंटीटॉक्सिन ने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, और ये लिपिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से व्हाइट लेयर बनती थी या व्हाइट ओपेसिटी बनती थी, वो यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगी, और इस पार्ट में आपको पता है, इस पार्ट में क्या है, एंटीटॉक्सिन नहीं है। जब एंटीटॉक्सिन नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो ये लेसिथिन आराम से कन्वर्ट होगा फोस्फोराइल कोलिन में एंड डाइग्लिसराइड में, मतलब लिपिड में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। जब इजीली लिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट लिपिड देयर वुड बी व्हाइट कलर और व्हाइट ओपेसिटी अराउंड द क्लस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस कॉलोनीज। आया बात समझ में, बहुत ही इजी था, एक बार और समझाऊंगा ताकि जो है आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं रहे। कलर कोडिंग का ध्यान रखना है कि जो है आपका ये जो आपका दिखाया है बैकग्राउंड रेड कलर में दिखाया है, क्योंकि इसमें ह्यूमन की सीरम प्रेजेंट है, और
आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की स्पीसीज को ग्रो कर सकते हैं किसमें, इस मीडियम में जिसमें अगार है, फील्डीज डाइजेस्ट है एंड ह्यूमन सीरम है 6-5-20% में, और एग योक लेंगे अगर सिर्फ तो 5% एग योक ले सकते हैं। अब हमने एक एंटीबायोटिक का यूज किया नियोमाइसिन सल्फेट। इसने क्या किया, अदर एरोबिक बैक्टीरिया, अदर एरोबिक बेसिलाई की ग्रोथ को क्या कर दिया, रोक दिया। मतलब ये सिर्फ प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ दिस क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस स्पीसीज, ठीक है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की, तो इसकी ग्रोथ को पूरे प्लेट में इक्वली शो करना चाहिए। अब हमें कंफर्म करना था कि क्या ये क्लोस्ट्रिडियम की स्पीसीज है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, उस प्लेट में एक तरफ एंटीटॉक्सिन डाला, दूसरी तरफ में कोई एंटीटॉक्सिन नहीं डाला। जिसमें एंटीटॉक्सिन नहीं डाला तो उसमें हमने क्या देखा, कोई भी ओपेसिटी डेवलप नहीं हुई। जिसमें हमने एंटीटॉक्सिन नहीं डाला था उसमें ओपेसिटी डेवलप हुई थी। क्यों ओपेसिटी डेवलप हुई थी, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ लेसिथिन इनटू फॉस्फोराइल कोलिन एंड इट्स लिपिड। जब लिपिड में कन्वर्ट हुआ और वो लिपिड जो है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की कॉलोनीज के साथ में बाइंड करती है और ये व्हाइट ओपेसिटीज दिखाती है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीटॉक्सिन नहीं था। जब एंटीटॉक्सिन नहीं था तो ये आराम से कन्वर्ट हो पाया, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ इसका। और जब यहाँ पे आपका क्या था, इस पार्ट में हमने एंटीटॉक्सिन मिलाया है, तो एंटीटॉक्सिन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया अल्फा टॉक्सिन ने, और उसके न्यूट्रलाइजेशन से क्या हुआ कि ये एंजाइम ब्लॉक हो गई, ये कन्वर्ट नहीं कर पाया इसमें, मतलब लिपिड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे ओपेसिटीज भी नहीं डेवलप हुई। सिंपल सी बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेगुलर रिएक्शन। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगुलर रिएक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज और क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस कैन बी ग्रोन इन ए मीडियम कंटेनिंग 6% agar, 5% Fildes digest and 20% human serum or 5% egg yolk. In the whole plate, we are adding neomycin sulfate that will inhibit the growth of these species, other aerobic species. Now, in half of the plate, we are adding antitoxin. In half of the plate, there is no antitoxin. Where antitoxins are present, there would be no growth or no conversion of lecithin into diglyceride or lipid. So there would be no opacity in the species surrounding the species. And in half of the plate, where no antitoxins are present, that means lecithin would be easily converted into phosphorylcholine and diglyceride, means lipid, and due to the deposition of this lipid, there would be white color colonies or white, and the colonies would be surrounded by white color opacities. So this is all about the negular reaction. Okay, बहुत इजी था। अब जो है आगे हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्स कैम टेस्ट के बारे में देखेंगे। ओके, चलिए अब जो है थोड़ा सा जो है रिवर्स कैम टेस्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। रिवर्स कैम टेस्ट को स्टडी करने से पहले आप लोगों को एक बेसिक आइडिया कैम टेस्ट के बारे में होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे साइड में कैम टेस्ट का डायग्राम बना करके रखा है कि कैम टेस्ट में होता क्या है। देखिए, जो आपका रिवर्स कैम टेस्ट है ये आपका यूज होता है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल होगा क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस का। और कैम टेस्ट में क्या होता है, दो चीज है आपका, एक तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की स्ट्रीक है, दूसरा बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बीच में है। और यहाँ पे जो हम लोग रिवर्स कैम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की बात करेंगे। और इन दोनों की जो है अपीयरेंस जो होती है आपका, चाहे कैम टेस्ट का हो या रिवर्स कैम टेस्ट का हो, दोनों की अपीयरेंस को बोलते हैं बटरफ्लाई अपीयरेंस। क्या अपीयरेंस है इसकी, बटरफ्लाई अपीयरेंस। अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो इसकी अपीयरेंस ऐसी लगती है जैसे क्या हो, बटरफ्लाई हो। रिवर्स कैम टेस्ट कैसा अपीयर होता है, बटरफ्लाई अपीयरेंस। चलिए, रिवर्स कैम टेस्ट को पढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दो स्पीसीज लेते हैं। एक स्पीसीज आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का है, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकाई का है। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई का है। जब हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई को इनोकुलेट करते हैं
बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ में, देखिए ये स्ट्रिक किसका है, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का है, और ये स्ट्रिक क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का स्ट्रिक है। इन दोनों को परपेंडिकुलरली क्या किया गया है, इनोकुलेट किया गया है, तो एक जोन ऑफ हिमोलाइसिस बनती है। मतलब तो यहाँ पे एक जोन बनती है जो कैसी दिखती है, बटरफ्लाई के तरह दिखती है। अगर आप लोग बटरफ्लाई को देखे होंगे, बटरफ्लाई में अगर डायग्राम बनाना चाहूँ बटरफ्लाई का तो कैसा दिखता है, देखिए बटरफ्लाई कुछ ऐसा दिखता होगा। है ना, देखो देखने जरा आप लोग, ये जो है बटरफ्लाई का अपीयरेंस होता है, ये बटरफ्लाई ऐसी दिखती है। तो अगर आप लोग इसको देखिएगा तो ये सिमिलर है बटरफ्लाई के तरह। मतलब कैम टेस्ट में क्या हुआ, जब हम लोग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की स्ट्रिक को बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ में इनोकुलेट करेंगे तो वो कैसी दिखती है, बटरफ्लाई के तरह दिखती है ना। अब देखिए इसी बटरफ्लाई के अपीयरेंस को हम लोग अगर वो करते हैं, थोड़ा रिवर्स करते हैं, मतलब या इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो ये बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए ये स्ट्रिक जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई का है, मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, राइट। ये ऊपर गई तो यहाँ पे ऊपर आ गया, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। एक तो ये हो गई ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, और दूसरा यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ के इसके लिए रहे हैं, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस। जब अगर इसको बात करें रिवर्स कैम टेस्ट की, तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैम टेस्ट, बट क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस इज इनोकुलेटेड in place of Staphylococcus aureus स्ट्रिक। देखिए इसको रिवर्स करो तो Staphylococcus aureus की स्ट्रिक यहाँ आनी चाहिए, बट इसके जगह हम लोग क्या दे रहे हैं, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस को दे रहे हैं। तो लिखना भी हम लोग को कुछ इसी तरह से है कि इट इज रिवर्स कैम टेस्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैम टेस्ट, बट Clostridium perfringens species is inoculated in place of Staphylococcus aureus string. So, if we inoculate the Clostridium perfringens and perpendicular to the group B streptococci, जो आपका streptococci यहाँ पे ऐसे आ रहा था, इसके साथ में इनोकुलेट करेंगे तो हमारा अपीयरेंस कैसा होगा, वो अपीयरेंस होगा बटरफ्लाई। ये क्या है, बटरफ्लाई, तो इसका भी अपीयरेंस है बटरफ्लाई। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, बस इतना सा था इसमें कि हम लोग दो स्पीसीज को इनोकुलेट करते हैं, एक है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की, दूसरा है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को। अगर इसको इनोकुलेट करते हैं तो ये हमें कैसी अपीयरेंस देगी, बटरफ्लाई की अपीयरेंस देगी। अगर इसी बटरफ्लाई को ऐसे घुमा दिया जाए तो ये भी बटरफ्लाई की तरह दिख रही है, ये भी बटरफ्लाई की तरह दिख रही है। तो कैम टेस्ट एंड रिवर्स कैम टेस्ट इट इज सिमिलर, but only difference is Clostridium perfringens species is inoculated in place of Staphylococcus aureus string। ओके, दिस इज अबाउट द रिवर्स कैम टेस्ट। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डायग्राम बनाइएगा, आप लोगों को ये दोनों चीज दिखा देना है। तो अगर बात करें हम लोग, चूंकि अभी हम लोग जो है इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे नेगुलर रिएक्शन, अब हम लोगों ने पढ़ा रिवर्स कैम टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट, रिवर्स कैम टेस्ट और आपका नेगुलर रिएक्शन, ये स्पेसिफिक हम लोग करते किसके लिए, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस के लिए, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस के लिए। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि एक तो क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की पूरी स्टडी करेंगे, दूसरा हम लोग जो है कैम टेस्ट एंड रिवर्स कैम टेस्ट एंड नेगुलर रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो ये दोनों रिएक्शन किसके लिए है, स्पेसिफिक क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस के लिए। तो अगर कहीं ना कहीं आपको आएगा कि हाउ यू विल डायग्नोसिस द केस ऑफ ए फूड पॉइजनिंग, मतलब आप लोग कैसे उसकी ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कीजिएगा, तो उसमें आप लोग नेगुलर रिएक्शन के बारे में पूरा लिख सकते हैं डिटेल, उसके बाद में रिवर्स कैम टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं, और ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और दूसरी चीज आगे क्या क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार पूरी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को और स्टडी कर लेते हैं, राइट। तो चलिए अब जो है हम लोग एक बार स्पेसिफिक डायग्नोसिस पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए अब तक हम लोगों ने क्लोस्ट्रिडियम में क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव
ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई के बारे में स्टडी कर लिया कि कौन कौन से बेसिलाई थे। उसमें हम लोगों ने स्पेशली फिर क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेस के बारे में पूरा डिटेल स्टडी किया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर से आप लोगों को नेगुलर रिएक्शन एंड रिवर्स केम टेस्ट के बारे में भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप लोगों को जो है फूड पॉइजनिंग के केस को डिटेल से स्टडी करनी है या उसको डायग्नोसिस कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को स्टडी करनी थी इसमें, जिसमें से हम लोगों ने पहली चीजें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेस की पूरी डिटेल स्टडी कर ली, नेगुलर रिएक्शन एंड रिवर्स केम टेस्ट की पूरी स्टडी कर ली। अब जो है एक बार इसकी और जो बाकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो चीजें रह गई है वो चीजों की बात कर लेते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस चीज का करना है? दो चीजों का करना है। एक तो आपका क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेस, जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था तो वो क्या कॉज कर रहा था? एक तो ये कॉज कर रहा था गैस गैंग्रीन। दूसरा ये क्या कॉज कर रहा था? आपका फूड पॉइजनिंग। ये दोनों चीजों की लेबोरेटरी डायग्नोसिस की ओवरऑल बात कर लेंगे। देखिए गैस गैंग्रीन ये तो आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, मेनली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब डॉक्टर देखते ही पता कर सकता है क्लिनिकली कि दिस इज द केस ऑफ गैंग्रीन, ओके। और दूसरा फूड पॉइजनिंग की बात करेंगे तो ओवरऑल कैसे लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले आपका अगर गैस गैंग्रीन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग स्पेसिमेन क्या ले सकते हैं? स्पेसिमेन क्या लेंगे? गैस गैंग्रीन की डायग्नोसिस के लिए हम ले सकते हैं सबसे पहले वुंड एक्सुडेट, ओके। नेक्रोटाइजिंग टिश्यू, जो भी टिश्यू होगा उस प्लेस का, उन टिश्यू को ले सकते हैं, और उनसे अगर कोई एक्सुडेट निकल रहा है, कोई पस निकल रहा है तो उस पस को भी ले सकते हैं। और ताकि उसकी जो है ना क्या क्या इनमें क्या क्या किया जा सकता है इनमें स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहले आपका क्या किया जा सकता है? सबसे पहले क्या किया जा सकता है? क्लिनिकल माइक्रोस्कोपी या डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी किया जा सकता है। देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस सारे बैक्टीरिया की लगभग सेम है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तो आप लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस पूरा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अगर करेंगे तो हम ग्राम स्टेनिंग की बात करेंगे, तो ग्राम स्टेनिंग में क्या दिखेगा? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिख जाएगा, चाहे आपका फूड पॉइजनिंग का केस हो या ग्राम स्टेनिंग का केस हो। फूड पॉइजनिंग के केस में क्या ले सकते हैं हम लोग? आपकी जो फूड की सैंपल है वो ले सकते हैं, और दूसरा जो है आपका अगर कोई वोमिटिंग वगैरह हुई है वो ले सकते हैं, स्टूल का सैंपल ले सकते हैं। तो इन सैंपल को हम लोग किस में लेंगे? फूड पॉइजनिंग के केस में लेंगे। तो अगर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो क्या दिखेगा? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? ठीक है। उसके बाद में हम लोग कल्चर कर सकते हैं। कल्चर किसमें करेंगे? कुक्ड मीट ब्रोथ में करते हैं, कुक्ड मीट ब्रोथ में करते हैं, CMB। ये चीजें कल्चर में लिख सकते हैं आप लोग। और तीसरी चीज, अगर आपको वहीं पे हम लोगों ने स्पेशल टेस्ट की बात की थी, जो आपका कौन सा टेस्ट? एक तो नेगुलर रिएक्शन, और दूसरा किसकी बात किए थे? रिवर्स केम टेस्ट की बात किए थे। नेगुलर रिएक्शन में क्या दिख जाएगा? सराउंडिंग में ओपेसिटी दिख जाएगा। रिवर्स केम टेस्ट में क्या दिख जाएगा? बटरफ्लाई अपीयरेंस दिख जाएगा। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को इनोकुलेट करेंगे क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेस के साथ में तो कैसी अपीयरेंस दिखेगी? बटरफ्लाई अपीयरेंस दिखेगी। मतलब अगर आप ये बटरफ्लाई अपीयरेंस देख पा रहे हैं तो वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसमें क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेस की क्या है? स्पीसीज प्रेजेंट है ना। तो ये नेगुलर रिएक्शन की हो गई, रिवर्स केम टेस्ट की हो गई, और दूसरा एनिमल पैथोजेनेसिटी को भी देख सकते हैं। एनिमल पैथोजेनेसिस मतलब अगर जो भी सैंपल है उस सैंपल का हम लोग 0.1 ml, कितना? 0.1 ml आयम इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट कर देंगे लेबोरेटरी एनिमल में, तो क्या होगा? आफ्टर 24 आवर्स दिस लेबोरेटरी एनिमल
विल डाई। ओके, क्या होगा, ये एनिमल की डेथ हो जाएगी एनिमल पैथोजन से। एनिमल में देखेंगे तो 24 आवर्स बाद में ये एनिमल की डेथ हो जाएगी। और अगर इस एनिमल की डेथ हो गई और इसकी बायोप्सी करेंगे या ऑटोप्सी फाइंडिंग में देखेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये स्पीसीज क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की स्पीसीज को हम लोग वहां से आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, वी कैन आइसोलेट द स्पीसीज ऑफ क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस दैट शोज दैट दिस एनिमल वाज इन्फेक्टेड विद द क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस स्पीसीज, राइट। अब दूसरी चीज, एक तो हम लोग ये बात कर लिए, स्पेशल टेस्ट की भी बात कर लिए, और फूड पॉइजनिंग में भी जो है आपका सारा का सारा टेस्ट वही आ जाएगा। सारा का सारा टेस्ट जो हम लोग यहाँ पे बात किए, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की बात किए, कल्चर की बात किए, है ना। उसके बाद में आपका ये कुड मीट ब्रोथ में कल्चर कर सकते हैं। उसके बाद में नेगुलर रिएक्शन की बात किए, और उसके बाद में क्या किए, रिवर्स केम टेस्ट की बात किए। और इसके साथ साथ कुछ टेस्ट जो क्या होता है आपका एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। कौन से वाले, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट और एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट बाय इलाइजा। और क्या कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो ये सारे टेस्ट जो आपके कॉमन हैं, तो आप लोग ओवरऑल अगर आपको क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस आए तो आप लोगों को एक तो कैम टेस्ट, दूसरा रिवर्स कैम टेस्ट एंड नेगुलर रिएक्शन के बारे में तो आप लोगों को लिखना ही लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस। हमने पूरी बात कर ली यहाँ पे। स्टार्टिंग से हमने सबसे पहले बेसिलाई को, जो ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई थे, उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के बाद में हम लोगों ने क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस की टोटल डिटेल स्टडी करी। उसके बाद में लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोगों ने स्पेशली नेगुलर रिएक्शन एंड रिवर्स कैम टेस्ट को पढ़ा, और जो कुछ बाकी बचे हुए लेबोरेटरी डायग्नोसिस थे उन सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया है। तो क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजेस इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप वो इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।